डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। और इस लेक्चर में हम लोग पहले जो एग्जांपल्स है आपके बुक में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहले वो सॉल्व करेंगे हम लोग। और उसके बाद जो उसका एक्सरसाइज है उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो चाहे वो फिर न्यूमेरिकल पार्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन सा एग्जांपल है और ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, सोर्स कितना है, 220 वोल्ट का सोर्स है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, वहीं पर इसी का दूसरा पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। अच्छा, सोर्स दोनों जगह पे सेम ही है, यहाँ पर भी 220 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ भी 220 वोल्ट का सोर्स है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अच्छा, हीटर कॉइल का जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो 100 ओम दिया हुआ है और बल्ब के फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो 1200 ओम दिया हुआ है। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है करंट, हाउ मच करंट पूछ रहा है ना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट केस को सॉल्व करें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है और ये वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। इतना ही वोल्टेज हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में भी इतना ही वोल्टेज आता है। हमारे घर में जो यूज होता है अप्लियंसेस, उसके लिए 220 वोल्ट ही दिया जाता है। इस चैप्टर में आप आगे हो सकता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ें। ठीक है, तो अभी हम बस इतना जान रहे हैं कि वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है। और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम। ये ओम रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, ये आप जानते होंगे। तो ये हम राइट डाउन कर लिए जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है करंट आई का वैल्यू पूछा है, तो हमको करंट आई का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो बना लेते हैं, इससे क्लियर होता है दिमाग में, एक इमेज बनता है कि किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का तो हम बहुत सारा डायग्राम पहले भी बनाए हैं थ्योरी वाले लेक्चर में। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और जो सोर्स है इसका ये अ, ये सप्लाई कर रहा है, इसमें कितना, ये वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट ये दिया हुआ है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल अभी ले लेते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं ना, ये तो सेल के लिए है, लेकिन जब आप डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को तो ये 220 वोल्ट एसी होता है, हमारे घर में तो एसी आता है ना, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और पूछा है कि इसमें एक करंट फ्लो हो रहा होगा, आपसे इस करंट का वैल्यू पूछा है और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। इस फिलामेंट का रेसिस्टेंस कितना है, 1200 ओम है। तो ये बहुत ही सिंपल है प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं। हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम लोग। और ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आप जानते होंगे। और यहीं से ये I जो है प्रोपोर्शनल था, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग एक R कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये सब आप थ्योरी पार्ट में जानते होंगे। तो इसी ओम्स लॉ को हम यूज करेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास V का वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, और R का भी वैल्यू है हमारे पास 1200 ओम, 1200 ओम। ठीक है, और आई हमसे पूछा है तो आई का वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर हमको आई का वैल्यू पता करना हो तो हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से 220 अपॉन कितना आएगा, आई का वैल्यू 220 अपॉन 1200 आएगा। जो भी ये फ्रैक्शन में आ रहा हो, इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही होगा, इतना एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो केस है, ये तो ए नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। दूसरा केस में क्या था, सोर्स 220 वोल्ट ही है,
लेकिन इस बार जो रेसिस्टेंस है ये अगर R1 था, और हीटर के केस में R2 अगर हम लेते हैं तो हीटर के केस में रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है रेसिस्टेंस। तो इसको भी हम ओम्स लॉ का अप्लाई करके V इक्वल टू IR का यूज करके हम लोग आई का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिस तरह से हम ये ए नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी तरह से आप अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट तो रहेगा ही, और आर का वैल्यू कितना है, 100 है। इसका आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा। आई जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो एसआई यूनिट में है, वोल्ट में, और रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। तो सभी दूसरा क्वांटिटी सभी एसआई यूनिट में है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा फाइंड करने के बाद वो भी एसआई यूनिट में आएगा। तो इतना ही आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये I1 जो निकला था, हम I1 इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, ए और बी, ठीक है। और यहाँ से एक हम कंक्लूजन आपको एक बताना चाह रहे हैं कि I1 का वैल्यू जो है वो लेस है, I1 का वैल्यू जो है वो लेस है I2 से, सॉरी ये I2 है, I2 से। ये क्या शो कर रहा है, देखिए R1 जो था हमारा 1200 ओम था, तो जिस केस में रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उस केस में करंट का वैल्यू कम आएगा। सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस यही है ना कि वो अपोज करता है करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है या फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम चलेगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे, R1 का वैल्यू ज़्यादा था तो करंट का वैल्यू हमको कम मिला। और हम लोग ये भी तो पढ़े थे ना कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ये भी पढ़े थे हम लोग, ये भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। I इज, सॉरी ये डायरेक्टली हम लिख दिए, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, हम इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग जो देखे थे कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R था रेसिस्टेंस के, ये रिलेशन था। तो जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें करंट कम चलेगा, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं क्या है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल जो है आपके बुक में वो है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 220 volt? इसमें भी हम पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारा पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये सिचुएशन है क्या, इसलिए हम बार बार डायग्राम बना रहे हैं। तो इस डायग्राम में क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक हीटर को हम इसी प्रकार से भी बना रहे हैं ताकि ये यहाँ पर भी, या फिर आप इस तरह से नहीं, इसको आप रेसिस्टर बना लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। रेसिस्टर अगर बना लेंगे तो उसका एक मीनिंग निकलता है, क्योंकि हीटर का जो कॉइल का रेसिस्टेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हम एक रेसिस्टर बना लिए यहाँ पे, और क्या हो रहा है, ये भी एक सोर्स से कनेक्ट है, लेकिन हम यहाँ बार बार सेल ही बना रहे हैं बस समझने के लिए, ठीक है। ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जानते होंगे आप, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट जो इसमें फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन से फ्लो होकर इधर आएगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो इंड इसका कनेक्ट है इस हीटर के कॉइल का, वो पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल पे होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो हम पॉजिटिव साइन यहाँ पे दे रहे हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पे दे रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट यहाँ पे है इसका फर्स्ट केस में, हम यहाँ पे फर्स्ट केस लिख रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पे हम राइट डाउन कर दिए, तो V इक्वल टू 60 वोल्ट हम ले लें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 60 वोल्ट हम ले लिए यहाँ पे। और क्या बोल रहा है कि ये करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, करंट इसमें इधर से फ्लो कर रहा होगा ना, तो करंट कितना, 4 एम्पियर का ये करंट ड्रॉ कर रहा है ये कॉइल। तो I इक्वल टू 4 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे हमारा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब यहाँ पे ये सोर्स को चेंज करके इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको इंक्रीज कर दिया गया। सेकेंड केस में इसको 120 वोल्ट कर दिया गया। ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जब इसको 120 वोल्ट कर दिया गया तब ये करंट कितना ड्रॉ करेगा। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम इस फर्स्ट केस से हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से हम रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। V हमारे पास है, I हमारे पास है, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए। V इक्वल टू 60 वोल्ट है और I इक्वल टू 4 एम्पियर है। R का वैल्यू अननोन है। R क्या है, इस कॉइल का रेसिस्टेंस है। तो R इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 60/4, 60/4 आ रहा है। इसको भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही है। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, जब सभी दूसरा क्वांटिटी एसआई यूनिट में है तो रेसिस्टेंस भी एसआई यूनिट में होगा। और रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, जिसको कि हम लोग ओमेगा सिंबल से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ये इस रेसिस्टर का या फिर ये हीटर का जो कॉइल है उसका हमको रेसिस्टेंस पता चल गया, वो कितना आया, इतना आया है। अब दूसरे केस में क्या कर दिया गया कि वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है। तो जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया गया तो हम दूसरा केस में V इक्वल टू क्या ले लें, V इक्वल टू हम ले लेते हैं 120 वोल्ट। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और हमसे I का वैल्यू पूछा है और रेसिस्टेंस तो इसका चेंज नहीं होगा ना। हम लोग ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि सोर्स हम चेंज कर दें तो सोर्स पे तो डिपेंड नहीं करता है रेसिस्टेंस। यहाँ पे बस वोल्टेज चेंज किया गया है तो रेसिस्टेंस जो है इसका कांस्टेंट ही रहेगा। तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू हमारा प्रीवियस केस से आया था उतना ही रहेगा, 60/4 रहेगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए वीडियो ये लंबा होगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस प्रकार का वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ ये एम लेके चल रहे हैं कि जो भी एग्जाम्पल्स है आपके बुक में और जो भी एक्सरसाइज है वो हम सारा आपको कंप्लीट करा दें, ताकि आप एक अच्छा मार्क्स ले के आ सकें एग्ज़ाम में। ठीक है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हम यहाँ से ले लिए, भी हमारे पास था। आई से वैल्यू, आई का वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं और आई ही आपसे पूछा है। फिर से यहाँ पे दोबारा हम ओम्स लॉ लगा देंगे। V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, होता है ना आई आर। तो आई का वैल्यू हमको निकालना था। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, V कितना है हमारा 120 वोल्ट है इस केस में। तो 120 वोल्ट अपॉन आर कितना आया है हमारा, 60/4 आया है। तो ये नीचे 60 हो जाएगा, ऊपर में 4 हो जाएगा। इसीलिए हम उसको उसमें रिड्यूस नहीं किए थे, क्योंकि हमको लग रहा था कहीं ना कहीं ये कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स से, और ये आपको कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है, मतलब सॉरी 8 एम्पियर आ रहा है। ये करंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो 8 एम्पियर आएगा। ठीक है। अब इस सिचुएशन को हम एक बार और से रिव्यू करते हैं। फर्स्ट केस में जब वोल्टेज 60 वोल्ट था तो करंट कितना चल रहा था, 4 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ कर रहा था। जब सेकेंड केस में वोल्टेज को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, फिर करंट यहाँ पे 8 एम्पियर का आ गया। मतलब ये सेकेंड केस का है, 120 वोल्ट वोल्टेज है इसके अक्रॉस, और यहाँ पे करंट कितना आया सेकेंड केस में, 8 एम्पियर का आया। आप देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ, देखिए यही चीज़ छूट जाता है। अगर हम आपको सिर्फ इसका आंसर बता दें, सॉल्व कर दें, तो ये बुक में आपको इस तरह से नहीं समझाया होगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसमें इस तरह से नहीं समझाया होगा। और ये चीज़ क्या करेगा ना आपको, कि टीचर इतना भी अच्छा हो, जब तक आप अपना टाइम नहीं देंगे ना तब तक वो चीज़ आपका नहीं हो सकता है। और ये हम आपको बस एक इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि आप चीज़ को कैसे, जो आपके बुक में टॉपिक है उसको आप किस तरह से देखेंगे, जो आपका जो कंसेप्ट है इस टॉपिक पे वो मजबूत होगा। ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आपको आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, या यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में वो चीज़ नहीं मिलेगा। देखिए हो क्या रहा है ना, कि ये 2 केस हो गया, 60 वोल्ट 4 एम्पियर, 120 वोल्ट 8 एम्पियर। आप देखिए यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है V/I,
देखिए v अपॉन आई क्या मिल रहा है, फर्स्ट केस में v अपॉन आई क्या मिल रहा है आपको, अगर v अपॉन आई आप फर्स्ट केस में निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा 60/4, 60/4, ठीक है। और दूसरे केस में जब v अपॉन आई आप निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा 120/8 मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। ये दोनों रेशियो क्या सेम है या नहीं है, सेम, सेम है, सेम है ना। तो ये क्या चीज शो कर रहा है कि यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है, तभी ऐसा हो रहा है। यही हम लोग चीज पढ़े थे ना कि ओम्स लॉ क्या होता है, v अपॉन आई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है हमको, कांस्टेंट वैल्यू देता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स्ड हो तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, और इसी को रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। तो इस कॉइल का रेसिस्टेंस फिक्स है, ये यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। और हम लोग जो दोनों केस में ओम्स लॉ अप्लाई किए हैं तो ये हम मान के ही चले थे कि ये वैलिड इसमें अप्लीकेबल है ओम्स लॉ, तभी हम ये चीज सॉल्व किए थे इसको। तो हम हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे थे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ओम्स लॉ यहाँ पर भी अप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो चुका है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपके बुक में वो क्या है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज दिस ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 11.2 predict the material of the wire. अच्छा, ये तो अलग पार्ट है, ये आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है हर एक मेटल का कि कौन से मेटल का रेसिस्टिविटी कितना होता है। पहले आपसे बोला गया है कि इस मेटल का आपको रेसिस्टिविटी फाइंड करना है, मतलब हमको रो फाइंड करना है, ठीक है। रो फाइंड करना है और फिर हमको उस टेबल से मैच करके देखना है कि ये जो रेसिस्टिविटी आया वो किस मेटल का है, और फिर आपको उस मेटल का नाम बताना है। तो ये पार्ट आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसका हम लोग ये देखते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, देखते हैं कि कैसे इसको रेसिस्टिविटी इस वायर का फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो राइट डाउन करते हैं हम। एक वायर है मेटल का जिसका कि लेंथ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है। और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास, रेसिस्टेंस कितना है 26 ओम, यही है 26 ओम। और टेम्परेचर देखिए एट 20 डिग्री सेल्सियस बोला है। फिर देखिए वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सॉल्व किया हुआ तो आपके बुक में है, लेकिन यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने का क्या मतलब है। अगर वो नहीं देता तो ये आपको क्या बताना चाह रहा है ना, ये एनसीईआरटी बुक जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब ये आपको लगेगा नहीं कि आपको क्या बताना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें छिपा हुआ रहता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ आपको मीनिंग समझ में आएगा। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने का मतलब है कि ये जो आप रेसिस्टिविटी फाइंड करेंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए फाइंड करेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज करेगा, और यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप थ्योरी में ये चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है, आप थ्योरी में ये चीज़ पढ़े होंगे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो होता है किसी भी मेटलिक वायर का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए इसने इस प्रॉब्लम में ही ये एक्सप्लेन मतलब ये मेंशन कर दिया कि ये सारा चीज़ जो है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर है, ताकि कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो। इसलिए इसने यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। भले ही इसका कोई यूज नहीं है, हम जब ये सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ यूज नहीं है, लेकिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही समझ सकता है, और वही हम चाहते हैं कि आपको हम वो जो हिडन कंसेप्ट है वो आपको हम सामने ला करके आपको समझाएं, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि तुरंत हो जाए, वो नहीं हो सकता है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक वो जो हिडन कंसेप्ट है बुक में उसके डीप में जाकर समझने का वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे हम लोग फिर से
लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, रेसिस्टेंस दिया हुआ है इसका 26 ओम, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3 mm दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे रो का वैल्यू पूछा है कि इस मेटलिक वायर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, यही पूछा है ना। अब देखिए यहाँ से हम साथ में आपको हम थ्योरी भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। ये जो सिर्फ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपका थ्योरी पार्ट भी रिवाइज होगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी जो हम लोग पढ़े थे, वो रेसिस्टिविटी था क्या कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में अभी। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर, ऐसा था ना। और फिर यहीं से हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L अपॉन A लिख सकते हैं। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम चेंज करेंगे तो हमको एक यहाँ पे कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, और उसी को हम लोग रो दिए थे, और यही जो रो था यही रेसिस्टिविटी था। R जो है वो रेसिस्टेंस है, जबकि रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। ये आप समझते होंगे, थ्योरी पार्ट में पढ़े होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग, ये यही रिलेशन था, R इक्वल टू रो L अपॉन A, यही रिलेशन था ना। तो इस रिलेशन से देखने दो हमको, रो इक्वल टू R अपॉन, हाँ ये तो है, पाई डी स्क्वायर पाई R स्क्वायर और 4L कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम वही कर लेते हैं। अब ये जो आ रहा है, मेरा टाइमर हो गया बाबू पागल नहीं हो जाएंगे, खैर कोई बात नहीं है। इसको एक्सप्लेन करके ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू, फिर से लिख रहे हैं हम वही जो रिलेशन अभी आपको एक्सप्लेन किए, R इक्वल टू रो L अपॉन A, यही था। L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए जैसे ये कंडक्टर था हमारा, ये कंडक्टर था, इस प्रकार का होगा ना, सिलेंडर टाइप का एक कंडक्टर होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कुछ तो होगा ना। जैसे इस सर्कल को आप अगर लास्ट में देखें तो ये एक सर्कल है, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहा है। ये आपको बुक में कहीं समझाया हुआ नहीं मिलेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये आपको खुद से समझना है, या फिर आपके जो टीचर हैं वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये है सिलेंडर, कोई भी मेटलिक वायर है वो तो अगर आप उसको एक लार्ज स्केल पर देखें तो वो एक सिलेंडर है। लेकिन क्रॉस सेक्शन का कहने का मतलब है कि सिर्फ हम इस सर्कल का बात कर रहे हैं, हम पूरा इसका वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और डी हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस इसका क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 2, और ये mm होगा ना, mm दिया हुआ है। जब सारा यूनिट हमारा SI यूनिट में है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो इसको 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और ये मीटर में आ गया हमारा, क्या आ गया ये, सॉरी ये D नहीं होगा ना, ये तो R होगा, तो इसको R लिखेंगे हम लोग। लेकिन ये चीज़ हम कहाँ से ला के आ रहे हैं, डी से ही लेके आ रहे हैं। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डी इक्वल टू 2R होता है ना, उसी का हम यूज कर रहे हैं। और R इक्वल टू हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और रेसिस्टिविटी फाइंड करेंगे। रेसिस्टिविटी क्या है, रो है, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, RA अपॉन L, यही आएगा। और आप यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए सभी वैल्यू। रेसिस्टेंस का वैल्यू है 26 मेरे पास है, 26। और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के प्लेस पे हम 22/7 रख रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। और आर हमारा क्या आया, ये आया है
0.15 इंटू 10⁻³ आया है। तो इसको आप स्क्वायर भी करना होगा क्योंकि r स्क्वायर है। तो ये 1.15 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका, इंटू 10⁻⁻6 यही आएगा, ठीक है। और नीचे में ये 2 रहेगा ही, तो यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। हमको ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हमको इसका यूनिट बताइए, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है। ये आप तो कैलकुलेट कर लेंगे, आप यहाँ पे जो यूनिट लिखेंगे रेसिस्टिविटी का वो क्या होगा, और आप अपने बुक से टेबल से मैच करा के देखिएगा कि ये कौन सा मेटल है। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट, रो का जो यूनिट है, रो का यूनिट आपको हम क्या बोल रहे हैं, ओम मीटर होता है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये रो का यूनिट ओम मीटर क्यों आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन आप लोगों में से ये एक्सप्लेन करके डिटेल में बता सकता है। जिसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा उस कमेंट को हम पिन कर देंगे, ठीक है। और जो भी बचा हुआ है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, हम सोचे थे सारा कवर कर लेंगे एक्सरसाइज वाला पार्ट, लेकिन एक्सरसाइज पार्ट कवर हो नहीं पाया, ऑलरेडी 25 मिनट्स हो चुका है। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है, एक एग्जाम्पल और बचा हुआ होगा, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।